आप सोचिए कि इसमें जीरो लगाते लगाते थक जाएगा आदमी। 15 लाख करोड़। हम तो यहाँ 15,000 करोड़ का सुन के हैरान हो रहे थे, अभी पीछे 12,000 करोड़ का हुआ, दूसरे घोटाले देखे, और वो तो दब गए सब घोटाले और उनकी चर्चा खत्म हो गई। अब ये नए महाशय जी आए बड़ा लेके, कह रहे ये लो बड़ा, और ये तो 2020 से 2024 तक का है। 24 से 26 तक का क्या हुआ भाई? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, युवा पेपर लीक जैसी समस्याओं से परेशान है, और इस बीच जले पर नमक छिड़कते हुए गुजरात से खबर आई है। खबर यह आई है कि एक व्यापारी ने 15 लाख करोड़ रुपए का महा घोटाला कर दिया है। अब मोदी जी तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उनकी नाक के नीचे ये घोटाला हुआ कैसे, सवाल ये है। और क्या इस घोटाले ने कहीं ना कहीं सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए हैं? क्या बात करेंगे। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला, गुजरात के एक व्यापारी का नाम, मतलब देश में हो क्या रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है खाऊंगा नहीं, खाने भी नहीं दूंगा, दूसरी तरफ ये घोटालेबाजी हो रही है, जांच हो रही है, तो निकलकर सामने आ रहा है 5 साल का ही आंकड़ा इतना लंबा चौड़ा है। और बाकी पीएम केयर फंड जैसी चीजों की तो जांच भी नहीं हो पाएगी, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो किसी को पता ही नहीं। देश में चल क्या रहा है। इतना बड़ा घोटाला, 15 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है सर। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें ये इस तरह की प्रतिभाएं जो हैं सब गुजरात में पाई जाती हैं। इस तरह की प्रतिभाएं बिहार में, यूपी में, हरियाणा में जैसे खेल की प्रतिभाएं हैं, बिहार में जैसे नौकरशाही की प्रतिभा है, वो कोई भी एग्जाम पास कर लेते हैं, बहुत पढ़ाकू होते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पढ़ाकू होते हैं, वो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। कई प्रतिभाएं हैं ऐसी। तो ये इस प्रकार की जो क्रांतिकारी प्रतिभाएं हैं, घोटाले घपलों वाली, ये सब गुजरात से ही अधिकतर आती है। आप उठा के देख लीजिए, चाहे किसी का भी मामला हो, कोई भी मामला हो, 80% मामले का तार कहीं ना कहीं गुजरात से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। और वहां तो विकास मॉडल चला था पिछले दिनों, वो विकास मॉडल चलते चलते दिल्ली तक पहुंच गया। तो भाई जब गुजरात का मॉडल दिल्ली तक पहुंचेगा तो देश तो प्रभावित होगा ही उससे। आप सोचिए कि इसमें जीरो लगाते लगाते थक जाएगा आदमी। 15 लाख करोड़। हम तो यहाँ 15,000 करोड़ का सुन के हैरान हो रहे थे, अभी पीछे 12,000 करोड़ का हुआ, दूसरे घोटाले देखे, और वो तो दब गए सब घोटाले और उनकी चर्चा खत्म हो गई। अब ये नए महाशय जी आए बड़ा लेके, कह रहे ये लो बड़ा, और ये तो 2020 से 2024 तक का है। 24 से 26 तक का क्या हुआ भाई? अभी तो जब वो पता चलेगा तो फिर और हालत खराब होंगे। आप ये देखिए कि देश में किस प्रकार से मामला चल रहा है। जनता को उलझाया हुआ है मंदिर मस्जिद में, जनता को उलझाया हुआ है एनटीए के एग्जाम में, युवाओं को उलझाया हुआ है पर्चा लीक में। सब अपना अलग अलग मजे में उलझे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं लोग, भक्ताई में उलझे हुए हैं लोग, अंधभक्त बने हुए हैं। नौकरियों में किसी की नौकरी नहीं है, कोई राशन पानी के चक्कर में लगा हुआ है, कोई फ्री के राशन के चक्कर में लगा हुआ है। इतना भ्रष्टाचार, इतने घोटाले घपले आज तक हमने नहीं सुने हैं। ये तो पराकाष्ठा है घोटाले घपलों की। अब तो लगता है कहीं अंत ही नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी मंत्रालय में हाथ डालते हैं, किसी भी क्षेत्र में हाथ डालते हैं, कहीं भी चर्चा करते हैं, किसी भी विभाग में चर्चा करते हैं, घोटाले अपने पीक पे हैं। और महाशय जी कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं तो चौकीदार हूं, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, और सब उनकी नाक के नीचे चल रहा है। अब कह रहे हैं कि नोट जो है बेकार बन गए थे, वो नोटों में कुछ और हो रहा है, प्लास्टिक के नोट लाएंगे अभी। अब फिर प्लास्टिक के नोट के लिए फिर लाइन में लगी है। तो ये क्रांति चलती रहेगी देश में और लोग बर्बाद होते रहेंगे। अब हर चीज को यहाँ जस्टिफाई करने वाले भी इन्हीं के लोग हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम रूस से, ईरान से तेल नहीं लेंगे, वेनेजुएला का तेल बहुत अच्छा है। आज ही आया अखबार में, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमारे लिए मुफीद है वेनेजुएला से तेल खरीदना। अर्थशास्त्री, जानकार, जितने विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि भारत के लिए अच्छा नहीं है वेनेजुएला से तेल खरीदना। उसके तमाम खर्चे हैं, उसकी तमाम दूरी है, वहां पे रिफाइनरी नहीं है, 1,000 कमियां वो बता रहे हैं।
लेकिन ये कह रहे नहीं 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 बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरा वहां के जो इनके मित्र हैं ट्रम्प साहब, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने हमें लूटा है पिछले 10 साल तक, जब से मैं आया हूं मैंने ठीक किया है, और मोदी जी हमारे मित्र हैं, अब हम दोनों मिलकर बिल्कुल फिट कर दें। क्या मस्करी देश में चल रही है, क्या मस्करी दुनिया में चल रही है। ऐसा तो हमने ना कभी देखा ना सुना, जो हालात आज देश के चल रहे हैं। लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सर वो अब जिस मूर्ख बना प्रकार रहे से हैं ना, जी मूर्ख बना रहे हैं ना सर, वो एआई वीडियो डालकर कि देखिए पटना में कितना विकास हो गया। मूर्ख बना रहे हैं ना, वो तस्वीर कोई नहीं दिखा रहा है कि गुजरात के भीतर वो 45 फीट गड्ढे में जाकर महिलाएं जो है पानी लेने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश में जल संकट किस तरह का है, या फिर तमाम और राज्यों में किस तरह का है, कोई नहीं बता रहा है। बता रहे हैं पटना की तस्वीर एआई वाली दिखाकर। सबको मूर्ख बना रखा है ना। वो खान सर के वहां रेड डलवा दो, क्योंकि वो बोल रहे हैं, वो गोदी मीडिया पीछे पड़ जाएगा। अभिनय सर और तमाम जो ऐसे लोग हैं जो छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं, या फिर उनके लिए कहीं ना कहीं मोर्चा खोले हुए हैं सरकार के खिलाफ कि भाई परीक्षाएं तो सही से करवाओ, तो उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। क्या फर्क पड़ता है, 15 लाख करोड़ रुपए का कहीं पर अगर कुछ हो भी गया है तो क्या हो गया। भाई, एनटीए के जो महाशय थे उनको सजा दे तो दी, उनको सजा दे के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी बना दिया, देखिए कितनी बड़ी सजा दी है। तो सरकार सजा दे तो रही है। कितना जो है मीडिया में उछाला था कि एनटीए के सेक्रेटरी को हटा दिया गया, एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, एनटीए के इसको हटा दिया गया। अरे हटा के किया क्या उसका? अगर आपने कोई गड़बड़ी की है, आपने कोई भ्रष्टाचार किया है, आपके ऊपर कोई इतना बड़ा दोष है, तो हटा के आप क्या कर रहे हैं उसको? हटा के तो आपने लगता है उससे भी बड़ी जगह उसको दे दिया। एनटीए से बड़ी जगह आपने कृषि के मंत्रालय का सचिव उनको बना दिया, तो ये तो उनका प्रमोशन हुआ, ये डिमोशन कहां हुआ? कल को आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके और उसको 2 मंत्रालय और दे दें या कोई बड़ी पोजीशन दे दें, आप तो कह देंगे हमने धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया, तो उनको कोई बना दें सवाल भी गृहमंत्री, पूछने वाला नहीं है। उनको गृहमंत्री बना देंगे। तो कहीं कहीं उनको मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है अंधभक्तों की भीड़ है, वो कह रहे हैं देखिए कितना बड़ा डिसीजन हो गया है, उसी को जस्टिफाई करने लगते हैं। दुर्भाग्य वो युवाओं का है, दुर्भाग्य जो लोग, आप ये देखिए कल ही आज के अखबार में खबर है कि एक लड़की ने ये कहते हुए सुसाइड कर लिया कि नीट की परीक्षा दोबारा देना उसके बस की बात नहीं है, और उसने सुसाइड कर। दुखद। कितने बच्चे इस मानसिक प्रताड़ना को झेल रहे होंगे, कितने परिवार, कितने पेरेंट्स इस प्रताड़ना को झेल रहे होंगे, कितना पैसा इनका खर्च हुआ होगा, कितना समय इनका खर्च हुआ होगा, बच्चों के ऊपर मानसिक तौर पर कितना दबाव होगा। ये कोई सोच रहा है? इस विषय में किसी की चिंता है? और ये कोई आगे सुधार करेंगे, इस पर कोई विचार ये कर रहे हैं? आपको लगता है इनको कोई चिंता है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे कोई जिए, क्योंकि ये पारिवारिक समस्याओं के बारे में तो समझते नहीं है। ना इनको रसोई की जानकारी है, ना इनको किसी घर की जानकारी है, ना महिलाएं किस प्रताड़ना से गुजरती है ना उसकी जानकारी है। इनको कुछ जानकारी नहीं है। इनको मंदिर मस्जिद की जानकारी बखूबी है, उसकी राजनीति ये बहुत अच्छी करते हैं। अभी चुनावी तैयारियां जो है शुरू हो गई है, 5 राज्यों में चुनाव है, उसमें मुख्यतः यूपी और पंजाब पे फोकस किया जा रहा है। अब वहां पर राजनीति होगी, अब सारा ध्यान वहां लगाए कि यहाँ देखें, देश को देखें, मंत्रालय देखें या वहां पे इलेक्शन देखें। तो हम तो अपना इलेक्शन देख रहे हैं, तुम लोग देखते रहो, देश को पर्चे लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं अधिकारी को जब हम भ्रष्टाचार करने देंगे, पैसा कमाने देंगे, तभी तो चुनाव में हमारा काम करेंगे। नहीं तो हम कैसे काम करेंगे हमारे चुनाव में? अगर हम इनको सस्पेंड कर देंगे, एक्शन लेंगे, तो फिर हमारे चुनाव में कैसे काम करेंगे, ये तो बताओ। तो इसलिए हमने इनको छूट दे रखी है जी। और इतने महान महान लोग हैं, वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी वो बता रही थी कि यमुना का पानी जो है वो थोड़ा इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, इसलिए जो है पानी की कमी हो रही है। क्या मतलब, क्यों है वो मुख्यमंत्री? मतलब वो उन पे कोई एक्सपर्ट है, सवाल क्यों नहीं विशेषज्ञ, उठा रहा? वो एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ है, अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई है, तभी मुख्यमंत्री है, तभी वो ज्ञान उन्होंने दिया है जो बाकी आदमी को नहीं पता है। आम और आदमी को तो ये बात है नहीं कि भाई वाष्पित हो जाता है पानी। वो अंग्रेजी में बता रही है, ये तो सोचिए, उसी अंग्रेजी दिल्ली में में बता सर, रही है।
और उसी दिल्ली में 21 लोग जलकर मर गए, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। ये कितने मतलब कैसी क्या चल क्या रहा है सिस्टम सर? भाई हिमांशु जी, मैं कह रहा हूं ना, देखिए भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब आप क्या करेंगे कि वो जिसका होटल है उसके कुछ कर्मचारी, उसके मैनेजर, उसके मालिक को आप जेल में डाल देंगे। थोड़े दिन बाद उसकी बेल हो जाएगी, फिर कोर्ट में केस चलता रहेगा, 20 साल केस चलेगा, तब तक आधे लोग मर जाएंगे, फिर एक आध कोई बचेगा। जैसे अभी आपके यूपी में नहीं हुआ कि वो 88 साल के एक व्यक्ति को सजा हो गई है 20 साल की, अब वो 88 साल के हैं, वो 20 साल की सजा कहाँ भुगतेंगे वो, है उनको जेल में डाल दिया है। तो यहाँ कोई कुछ नहीं होना है। मोदी जी कानून बदल रहे हैं, लगातार कानूनों में बदलाव हो रहा है, लेकिन जो इस तरह के कानून हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जो इस तरह के रूल रेगुलेशन है उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। हमने अपना तोता बना रखा है तमाम एजेंसियों का, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी, उनके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। पुलिस की फाइल धूल फाक रही है कि उसको अलग से एक आयोग बनाओ, पुलिस आयोग बनाओ और पुलिस को अलग संस्था बनाओ, उस पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे, क्योंकि पुलिस को तो हमें अपनी कठपुतली रखना है। तो इसलिए हमें ध्यान दूसरी तरफ देना है। ये चीजें तो चलती रहती, लोग मरते रहते हैं। कोई 20-21 लोग या 25 लोग जल के मर गए हैं, ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता। लोगों का काम है मरना। गुजरात में पुल टूटा था, एक लोग मर गए। अभी पीछे आपने देखा था गोवा के एक बार में आग लग गई थी, वहां लोग मर गए थे। 2 दिन बड़ा न्यूज चला, खूब हो हल्ला हुआ, मालिकों को पुलिस ढूंढ रही। अरे भाई, मालिकों को तो ढूंढ रही है पुलिस, उसको भी ढूंढ लो ना जिसने परमिशन दी है। बिल्कुल। दिल्ली में इस होटल की परमिशन किसने दी? आप तो आप कह रहे हैं ना कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। दिल्ली में एमसीडी भी आपकी है, दिल्ली सरकार भी आपकी है, केंद्र सरकार भी आपकी है। तो उनको फायर का सर्टिफिकेट, उनको होटल का सर्टिफिकेट, उनको तमाम जो सर्टिफिकेट एनओसी दी है उस पर भी तो विचार कर लो। तो जिन्होंने दी है उनको भी सस्पेंड करो। अब उनको सस्पेंड कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो कहता माल ऊपर तक पहुंचाते हैं, तो फिर वो कैसे सस्पेंड होंगे? तो ये तो गाज जो है होटल के मालिक पे ही गिरेगी और उसके कर्मचारियों पे ही गिरेगी, ये तय है जी। और मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे, मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे तो भूचाल आ जाएगा। देखना मोदी जी को है, सारी शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और तमाम चीजें, उसमें वायुसेना की मदद ली जाएगी और मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। और अभिजीत दीप के अभी 6 तारीख को आ रहे हैं भारत में, उन्होंने शक पहले से ही जाहिर कर दिया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी हो जाएगी तो और हंगामा होगा, लेकिन मंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे। किसी की कोई जिम्मेदारी या जवाबदेही नहीं है किसी भी मामले को लेकर। ये एक सार्वभौमिक सत्य हो गया है सर क्या? देखिए हिमांशु, इसमें मुझे 3 चीजें लगती हैं। एक चीज तो यह है कि सरकार कहीं ना कहीं इस्तीफा दिलाने के लिए तैयार, बकरा बली का बकरा बनाने के लिए तैयार धर्मेंद्र प्रधान को किया हुआ है और उसको शहीद करना ही है। लेकिन उसको शहीद किया जाए, उसको पहले ही इस्तीफा देके उसकी मौत ना की जाए, उसको शहीद बनाओ। मरना तो है इसको, लेकिन इसको शहीद का दर्जा दो। शहीद का दर्जा कैसे दिया जाए? कि 2-4-10 दिन हंगामा होने दो और उसके बाद इस्तीफा देकर शांत करा दो। एक तो ये रणनीति सरकार की हो सकती है। दूसरा जो है, अब सरकार एक मोर्चे पर फंसती हुई भी नजर आती है। अगर सरकार उसको गिरफ्तार करती है तो जो देश का युवा है वो कहीं ऐसा ना हो भड़क जाए, सड़कों पर उतर जाए। और दूसरा ये है कि अगर वो उसको गिरफ्तार नहीं करती है और वो वहां तक पहुंच जाता है जंतर मंतर तक और वो वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर देता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो धरना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो किसानों के धरने की तरह बन जाए। क्योंकि किसानों के धरने की भी सांठगांठ हुई थी और उसमें भी कई लोगों ने इस तरह की जिम्मेदारी ली थी कि धरना कुछ दिन चलेगा और फिर उसमें 1-2 लोग शहीद होंगे और धरना उठा लिया जाए। लेकिन वो धरना इतना मजबूत हो गया कि एक व्यक्ति के कहने से धरना नहीं उठेगा, ये तय हो गया। और उसमें लगभग 2 दर्जन ऐसी यूनियंस थी जो किसी भी कीमत पर सरकार से समझौता करने को राजी नहीं थी। तो इसलिए मामला नहीं बना, धरना लंबा खिंच गया। तो कहीं ऐसी परिस्थिति ना बन जाए देश में कि भाई ये धरना सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाए। क्योंकि सरकार भी जानती है कि जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन हुआ था, किसान तो फिर भी दूर दराज से आए थे, ये युवा है और युवा थोड़ा एग्रेसिव होता है, गुस्सा ज्यादा होता है।
तो कहीं सरकार के लिए नुकसानदायक सिद्ध ना हो जाए। एक तो ये है। दूसरी बात ये देखना होगा कि सरकार कोई चिंता क्यों नहीं कर रही है, सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है, सरकार मद में क्यों है। मुझे थोड़ा सा ये भी लगता है हिमांशु जी के पार्टी के अंदर भी कुछ मतभेद इस पे चल रहे हैं। पार्टी के संगठन के, आरएसएस के, बीजेपी के, इन सब के अंदर एक 2-3 खेमे बन गए हैं। कुछ लोग सहमत हैं, कुछ असहमत हैं, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में, बड़े देश में हर 10 साल में राजनीति थोड़ी बदलती हुई नजर आती है हमें। अगर आप आकलन कर लें आजादी के बाद से, 47 के बाद से करें, तो आजादी के बाद नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 10-15 साल बाद उनके खिलाफ भी धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे। उसके बाद फिर जो है बहुत कम समय के लिए शास्त्री जी आए थे, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, और उसके 10-15 बाद फिर इमरजेंसी इंदिरा गांधी को लगानी पड़ी। देश में हालात बहुत खराब हो गए। तो 77 के बाद फिर जो है 10-15 साल के बाद बात करें तो वाजपेयी जी कुछ दिन के लिए वो बने, प्रधानमंत्री बने, फिर बदल गई सत्ता। 10 साल फिर कांग्रेस की सत्ता किसी तरह चली। उसमें जो है फिर आप 99 में ये बन गए वाजपेयी जी। तो उसके बाद फिर जो है वाजपेयी जी हटे, 10 साल फिर कांग्रेस आई 2004 से 2014 तक। तो 10 साल में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका मोदी जी ने, और अब मोदी जी जो है 10 से 15 साल वाले मामले में है। तो क्या देश में राजनीतिक बदलाव की स्थिति भी कहीं हो सकती है क्या? क्या देश जो है एक बार फिर राजनीतिक रूप से करवट लेने वाला है क्या? मुझे इस तरह का भी एक आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा एक करवट भारत का लोकतंत्र, भारत की राजनीति ले सकती है आने वाले समय में। जी। और यही एक आखिरी ऑप्शन होगा क्या सर? क्योंकि जिस तरह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हैं, मतलब किसी की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है, कोई जिम्मेदार बन नहीं पा रहा है, क्या आखिरी रास्ता यही है? सत्ता परिवर्तन हो, नए लोग आए, वो कोई लोग भी हों, कैसे भी लोग हों, आए और कम से कम जो है ये जो सिस्टम है इसको शफल करें एक बार। देखिए, इसमें अगर हिमांशु देखें, अगर मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, राजीव गांधी की बहुत मजबूत सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और वो रिकॉर्ड 400 प्लस थी। वो आज तक किसी ने रिकॉर्ड उसका तोड़ नहीं पाया है कोई। उस सरकार को धराशायी करने के लिए वीपी सिंह निकले थे, और वीपी सिंह ने उस सरकार को धराशायी कर दिया था, और राजीव गांधी को चुनाव हरा के खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। मतलब राजीव गांधी को निजी रूप से नहीं, लेकिन उनकी पार्टी को, कांग्रेस को हरा के, और उन्होंने जो है विपक्ष की सरकार बनाई थी। इस तरह की चीजें भारत में चलती रही हैं, ऐसा नहीं है। कोई अनोखी बात नहीं है कि मोदी जी के पास इतना बहुमत है वो चुनाव नहीं आ रहे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सियासत भारत में करवट लेती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है। तो मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि सियासत बदलती हुई नजर आ रही है, और हो सकता है क्रांतिकारी के रूप में कॉकरोच ही निकले और ये कॉकरोच ही बदल दें, या कोई नया क्रांतिकारी निकल के आए। राहुल गांधी को भी अगर पिछले 2 साल से, 4 साल से आप देख रहे हैं, तो राहुल गांधी भी बहुत एग्रेसिव है, और राहुल गांधी में भी तमाम बदलाव आपको दिख रहे हैं। और वो जो पप्पू वाली छवि एक घड़ी गई थी राहुल गांधी की, अब वो उस छवि से बाहर आ चुके हैं। वो जो मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब सरकार के पास नहीं है, सरकार मुंह छुपाती नजर आ रही है। तो इसलिए लगता है कि सरकार घिरी हुई है। अब इसका मुकाबला सरकार कैसे करती है, सरेंडर करती है, या कोई बड़े राजनीतिक बदलाव होते हैं, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन भी दूर है। अब जैसे कि चर्चाएं दिल्ली में चल रही है कि जो मानसून सेशन शुरू होगा उसमें फिर भारतीय जनता पार्टी जो है नया परिसीमन का बिल और महिला बिल, वही ड्रामा फिर लाने को तैयार है। तो इस पर विपक्ष किधर खड़ा होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने शाम दाम दंड भेद को देखते हुए उसको पास करा ले जाती है क्या? क्या होता है? तो ये सारी चीजें आपको भविष्य में देखने को मिलेंगी। लेकिन यह है कि युवा आक्रोशित है, और युवाओं के इर्द गिर्द जितने, जैसे आपने खान सर का नाम लिया, बाकी लोगों का नाम लिया, इस तरह के लोग भी कहीं ना कहीं विचार कर रहे हैं कि सरकार जिस तरह से युवा के खिलाफ है। और भाई युवाओं की आज भारत में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है कि 60 से 65% युवा हैं देश में, और उनमें से अधिकतर बेरोजगार हैं। तो वो क्या करेंगे फिर? तो वो तो सामने आएंगे ही। अब उससे उसके नतीजे क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, 15 लाख करोड़ रुपए का महा घोटाला गुजरात से निकलकर सामने आया है, तो क्या दिखा रहा है। और जिस तरह से नाराजगी युवाओं की है, महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, आम आदमी कहीं ना कहीं त्रस्त है। क्या सत्ता परिवर्तन का कोई इशारा मिल रहा है कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं 1 साल के भीतर या तो इमरजेंसी लगेगी या फिर मोदी जी अपने पद पर नहीं रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।